बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले नादरीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने और आर्मी चीफ़ ने मुलाकात की है मोहम्मद बिन सलमान से। ये सऊदी वली अहद हैं और सऊदी अरब का इंतज़ाम इनके ज़ेर निगरानी है इस वक्त, और ये जंग का माहौल है। इसमें जो है वो ईरान के साथ पूरे खित्ते में एक कशीदगी जारी है। आबनाए हुर्मुज़ ईरान ने बंद किया हुआ है। अमेरिका और इसराइल ने इस लड़ाई का आगाज़ किया था। अरब ममालिक ने इसकी मुखालफत की थी, लेकिन जवाब में ईरान ने अरब ममालिक में मौजूद अमेरिकन एसेट्स के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे अरब ममालिक को भी नुकसान हुआ और अमेरिका को तो बहुत भारी नुकसान हुआ, उसकी क्रेडिबिलिटी भी गई। अब ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एक दिफाई मुआहदा है, और ये मुआहदा पाकिस्तान की उस हुकूमत ने किया जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, और ना ही इस मुआहदे से पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया। यानी अवामी नुमाइंदों के साथ कोई डिस्कशन नहीं हुई और कोई फ़ैसले नहीं हुए। ये यकतरफ़ा तौर पे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब ने फ़ैसला कर लिया। अब सऊदी अरब के साथ पाकिस्तानियों के शानदार ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी सऊदी अरब से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ईरान से भी प्यार करते हैं, और पाकिस्तानी इन दोनों के बीच में लड़ाई चाहते ही नहीं है। अब जो तासुर बन रहा है, इससे पहले कि मैं आपको वो बताऊं, पहले ये देख लें कि जो खबर चलवाई गई पाकिस्तान के मीडिया पर और जानबूझकर खबर चलवाई गई, वो खबर क्या है। यानी जिस तरीके से इस खबर को पोर्ट्रे किया गया वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी ये जो सिक्योरिटी ज़राए हैं या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने कुछ तस्वीर को लेकर कुछ खबर जारी की है मीडिया को कि आप इसको फैलाएं सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, कि आसिम मुनीर साहब वहाँ क्या कर रहे थे। शहबाज शरीफ तो ना 3 में ना 13 में। तो शहबाज शरीफ मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठे थे। आसिम मुनीर को लंबे अरसे के बाद मोहम्मद बिन सलमान से मिलने का मौका मिल गया। तो जो टॉप ब्रेकिंग चलाई जा रही है वो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी वही हैं, फील्ड मार्शल भी वही हैं, सऊदी वली अहद से उनकी मुलाकात हुई है। और ये जो गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई है, इसके हवाले से कुछ तस्वीर जारी की गई हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अफवाज पाकिस्तान के कॉम्बैट ड्रेस, यानी जो लिबास उन्होंने ज़ेब तन किया हुआ था, वो जंगी लिबास है, उसमें देखा गया, जो इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल है। ये जुमले याद रखिएगा, ये फ़ौज के बनाए हुए जुमले हैं, क्योंकि मैं उनके सिस्टम को समझता हूँ। अब बेशुमार प्रेस रिलीज आती थी तो ये उस तरह का है। इसका ये जो सहाफ़ी, जो लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, ये उनकी काबिलियत नहीं है या उनका अंदाज भी नहीं है। तो उसमें यह कि अमूमी तौर पर बैरूनी दौरों के दौरान सिपा सालार जो है वो सेरेमोनियल लिबास ज़ेब तन करते हैं, यानी जो अमूमी एक लिबास होता है वो पहनते हैं। लेकिन इस मुलाकात के दौरान सिपा सालार ने कॉम्बैट ड्रेस में उनका मौजूद होना पाकिस्तान की अपने दरीना बरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार है। और दिफाई मुआहदे के तनाजुर में सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं करेगा, इन्हें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सऊदी अरब का दिफा हम करेंगे। पाकिस्तान इज़ रेडी। ये जो लिबास पहना आर्मी चीफ ने, ये उससे मतलब लिया जा रहा है, बल्कि मतलब बताया जा रहा है। ये सऊदी अरब के अंदर आर्मी चीफ ने जो लिबास पहना, इसके ऊपर मीडिया ने बात नहीं की, इसके ऊपर हमने बात नहीं की, इसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। इसके ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा, ज़राए के हवाले से उन्होंने ये खबर पहुंचाई हर तरफ कि आप इस लिबास को डिस्कस करें और ये बताएं सबको कि हम जंग के लिए तैयार हैं और ये लिबास इसलिए पहना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ से जंग लड़ेगा। ये तो जंगी तैयारी ना, वी आर रेडी लिखा हुआ आ गया। तो किसके साथ लड़ेगा? क्या पाकिस्तान इसराइल के साथ एक लड़ाई लड़ने जा रहा है, या पाकिस्तान ईरान के साथ एक लड़ाई लड़ने जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना। सऊदी अरब को इस वक्त जो प्रॉब्लम हो सकता है, अमेरिका के साथ तो नहीं है। उनको, अमेरिकन को तो उन्होंने अड्डे दिए हुए थे। ना सऊदी अरब की लड़ाई यूएई के साथ हो रही है, ना फ्रांस के साथ हो रही है, ना इंडिया के साथ हो रही है, ना अफगानिस्तान के साथ हो रही है। सऊदी अरब इनमें से किसी से नहीं लड़ रहा। सऊदी अरब का इस वक्त जो मसला है, एक तो इसराइल के साथ है और दूसरा मसला उनका ईरान के साथ है। तो पाकिस्तान इन दोनों में से किसके साथ लड़ने जा रहा है? इसराइल के साथ तो पाकिस्तान वर्किंग रिलेशन बना चुका है बोर्ड ऑफ पीस में, और इस वक्त ऐसा दिखाई नहीं देता कि पाकिस्तान इसराइल के साथ लड़ने जा रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान इसराइल के साथ लड़ने जाएगा तो फिर अमेरिका के साथ भी लड़ना पड़ेगा। अमेरिका इसराइल को प्रोटेक्ट करेगा। डोनाल्ड ट्रंप कई मरतबा कह चुके हैं कि वो इसराइल को हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। तो ये तो खाना खाली हो गया कि पाकिस्तान इसराइल के साथ लड़ने जा रहा है। तो फिर क्या पाकिस्तान ईरान के साथ लड़ेगा? लड़ेगा तो कैसे लड़ेगा? दो चीज़ें हो सकती हैं ना। या तो एक डेटरेंस कायम की जाएगी कि जनाब हम यहाँ पे आ गए,
अब सऊदी अरब पे किसी ने अगर बम मारा तो हम उसका जवाब देंगे, या तो ये एक डेटरेंस कायम की जाएगी, जनाब हम यहाँ पे आ गए हैं, आप नए हुरमस को हम खुलवाएंगे, हमारी बैरिया भी आ गई है, हमारी एयरफोर्स भी आ गई है। तो ये तो ईरान के साथ बराह रास्त जंग में जाने वाली बात है। या वो जंग जो अमेरिका दूर से आकर या इसराइल इस खित्ते में बैठकर ईरान से नहीं जीत पाया, उसमें उनको दोनों को सपोर्ट मिल सकती है अगर पाकिस्तान इसमें उतर गया तो। देखिए, अरब ममालिक जंग नहीं चाहते, अरब ममालिक जंग के लिए डिजाइन ही नहीं हुए, उनके डेवलपमेंट के मॉडल्स कुछ और हैं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। जंग जो है वो इसराइल को और अमेरिका को सूट करती है। ईरान इस वक्त जंगबंदी करना नहीं चाह रहा क्योंकि इसराइल और अमेरिका को वो पूरा पड़ गया। इस रीजन के अंदर उसने उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया। कोई 40-45 वेव तो उन्होंने अभी तक मार दी हैं ड्रोन्स की और मिसाइलों की, ये 10-12 दिन के अंदर अंदर। ईरान ने बड़े लीथल किस्म के अटैक किए हैं और अमेरिका ने बड़ी कोशिश की है जंगबंदी की। मिसाल के तौर पे अभी तक 3 बड़े राब्ते अमेरिका की जानिब से करवाए गए हैं ईरान से, और तीनों अमेरिका के करीबी लोग हैं। ओमान से कहा गया कि आप ईरान से बात करें, तो ईरान ने कोई जंगबंदी के लिए जवाब नहीं दिया। फिर फ्रांस का एक चैनल है, उसको इस्तेमाल किया गया, तो वहाँ पे भी ईरान ने सख्त शराइत रखी और ईरान ने जंगबंदी के लिए रजामंदी जाहिर नहीं की। फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बीच में डाला गया, वो इसलिए कि अमेरिका समझता है कि ये हमारे वफादार हैं, हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे, और जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की कॉल है वो पूरी मॉनिटर हुई है एक एक चीज़। तो उसमें जो है वो शहबाज शरीफ ने बात की जब ईरान से, तो उन्होंने 3 शराइत रख दी। उन्होंने कहा जी नंबर 1 शर्त तो ये कि हमारे हुकूक को तस्लीम किया जाए, नंबर 2 हमें मुआवजा दिया जाए, नंबर 3 हमें गारंटी दी जाए कि आइंदा हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा। अब ये है सिचुएशन। क्या पाकिस्तान वाकई सऊदी अरब के साथ मिलकर ईरान पे अटैक कर सकता है, या अरब ममालिक ये लड़ाई लड़ सकते हैं? पाकिस्तान को इसमें फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? देखिए, फौरी तौर पे तो फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे, फील्ड मार्शल की अहमियत और बढ़ जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में, इमरान खान को मजीद जेल में रखने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए भी उनको पाकिस्तान में काफ़ी सहूलत मिल जाएगी। इंटरनेशनली इनके ऊपर जो उंगलियां उठती हैं वो उठना काफ़ी हद तक बंद हो जाएंगी, थोड़ा पैसा वैसा भी मिल जाएगा, IMF भी रिलीफ दे देगा, ये आर्जी तौर पर इनको चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन ईरान के साथ टकराव के नतीजे में अपनी एक मुकम्मल सरहद हमेशा के लिए हम खतरे में डाल लेंगे। देखिए ना, जो अफगान सरहद है वो हमने खतरे में डाल ली है। अभी गुज़िश्ता रोज़ जो रात के वक्त पाकिस्तानी जेट तैयारों ने बमबारी की है अफगानिस्तान में, उसके नतीजे में वहाँ पे एक तेल का बहुत बड़ा स्टोरेज पेट्रोलियम का जो उन्होंने अपनी एयरलाइंस के लिए रखा हुआ था वो तबाह हो गया और काफ़ी नुकसान हुआ अफगानिस्तान के अंदर। वो लगातार पाकिस्तान वहाँ पे अटैक कर रहा है, और इन अटैक्स के पीछे अमेरिका की वो सोच है कि हमें बगराम एयरबेस चाहिए। वो पहले कह चुके हैं ये बात। ईरान ने बड़ी तारीफ की है, ईरान के ऑफिशियल्स ने बाकायदा इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान का ये फैसला कि वो अमेरिका को बगराम एयरबेस नहीं देंगे, ये बड़ा शानदार फैसला, हम इसकी तारीफ करते हैं और इससे जो है हम कदर करते हैं अफगानियों की। देखिए, अगर अमेरिका को बगराम एयरबेस भी मिल जाती तो फिर चारों तरफ से अमेरिका इस काबिल हो जाता कि ईरान के ऊपर अटैक करता, लेकिन बगराम एयरबेस अमेरिका को नहीं मिली। और पाकिस्तान में एयरबेस देना मौजूदा रजीम के लिए भी इसलिए मुश्किल है कि इमरान खान साहब एक पैटर्न सेट करके चले गए। इमरान खान साहब ने इतनी मुश्किल डाल दी है, उनका एक लफ्ज़ एब्सोल्युटली नॉट वो इतना भारी है कि ये सारी हुकूमत मिलकर उसका बोझ नहीं उठा पा रही, वरना ये बड़े आराम से उनको अड्डे देते थे अमेरिकन को कि यहां से भी मारे आप ईरान को। बहरहाल, अब सऊदी अरब से पाकिस्तानी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ईरान से भी प्यार करते हैं। अगर पाकिस्तान ईरान के साथ किसी लड़ाई में उतरता है तो ये डिजास्टर होगा, ये बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन होगी पाकिस्तान की मिलिट्री की कि वो ईरान के साथ एक जंग लड़ेंगे, चाहे वो सऊदी अरब के लिए ही लड़े। देखिए, सऊदी अरब में ईरान कोई मक्का मुकरमा पे या मदीना मुनव्वरा पे अटैक नहीं कर रहा, खुदा न खास्ता। ईरान अमरीकी अड्डों पे या अमरीकी असासों के ऊपर अटैक कर रहा है, और वो ये बार बार कहता भी है। और बहुत सारे अटैक मशरिक़ वस्ता में ऐसे हुए हैं, या तुर्की की जानिब ऐसे हुए हैं, आज़रबाईजान भी, जिनमें ईरान ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ये हमले हमने नहीं किए। जो किए हैं उनको वो मानते हैं, जो नहीं किए वो कहते हैं जी हमने नहीं किए। और ये अरब ममालिक और बाकी लोग भी ये कहते हैं जी ठीक है, हम ये बात तस्लीम करते हैं कि ईरान ने ये हमले नहीं किए। अब लेकिन वो कोई भी ये नहीं बताता कि वो हमले कर कौन रहा है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कौन कर रहा है। देखिए, अमेरिका के अंदर बहुत बड़े बड़े तजियाकार हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, टकर कार्लसन हैं, कुछ और लोग हैं, वो ये कैटेगोरिकली कहना शुरू हो गए हैं कि कोई बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने वाला है। वो लोग ये कहते हैं कि 9/11 की तर्ज का कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, या तो ये गल्फ में हो जाएगा, आबनाए हुर्मज में हो जाएगा, या ये अमेरिका के अंदर कहीं हो जाएगा। और ऐसे किसी इंसिडेंट के बाद
एक जवाब बनाया जाएगा कि ज्यादा बड़ी फोर्स के साथ ईरान पे अटैक किया जाए और ज्यादा ब्रूटल अटैक किया जाए। देखिए, ईरान का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। जो लोग ये समझते हैं कि एक तरफा ईरान मारता चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। उन्होंने बड़ा खौफनाक अपना नुकसान बर्दाश्त भी किया है। जो इस वक्त एक रिपोर्ट है रेड क्रिसेंट की, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। रेड क्रिसेंट ने बताया कि 20,000 से जायद टारगेट्स को निशाना बनाया गया अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान में। और जो रिपोर्ट बता रही है वो कह रही है 24,531 सिविलियंस के जो यूनिट्स हैं उनको तबाह किया गया है। और इसके अलावा जनाब सिविलियंस और दूसरे यूनिट्स को तबाह किया गया है। इसमें 19,775 यूनिट रेजिडेंशियल हैं, जो रिहायशी इमारतें हैं 19,775 उन्हें तबाह किया गया। 4,511 बिजनेस यूनिट्स, कारोबारी जो यूनिट्स हैं उनको तबाह किया गया है। उसके अलावा 69 स्कूल तबाह कर दिए गए हैं। 195 टीचर्स और स्टूडेंट जो हैं वो अभी भी जख्मी अस्पतालों में पड़े हुए हैं। रेड क्रिसेंट के 16 जो फैसिलिटीज हैं उनको तबाह किया गया है। 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ व्हीकल्स को और 19 एम्बुलेंसों को तबाह किया गया है। ये तबाही रुक नहीं रही, ईरान में बहुत बड़ी तबाही हो रही है। लेकिन इसके बावजूद ईरान लड़ रहा है और मुकाबला कर रहा है। अभी ये जुमे के दिन ईरान में इतने बड़े इज्तिमात हुए कि सारी दुनिया हैरान हो गई। अमेरिका चाहता था कि ईरानी निकलें ईरान के अंदर मौजूदा रजीम के खिलाफ, लेकिन हुआ क्या कि ईरानी बहुत बड़ी तादाद में निकले। और इतनी बड़ी तादाद में जंग ज़दा मुल्क के अंदर लोगों का निकलना हैरान कुन है। धमाके भी होते हैं और लोग खड़े भी रहते हैं, लोग वहां से भागते भी नहीं हैं। और दूसरी जानिब अगर आप इसराइल के अंदर देखें तो हू का आलम है, कोई दिखाई नहीं देता। दोनों जगह पे बड़ी अजीबोगरीब किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है। ईरान के अंदर ज्यादा हमले हो रहे हैं, ज्यादा तबाही हो रही है, ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, ज्यादा बम गिर रहे हैं। इसके बावजूद लोग सड़कों पे बहुत बड़ी तादाद में, लोग अपनी हुकूमत के साथ, अपने रिजीम के साथ खड़े हैं। जबकि यही चीज जब इससे बहुत कम शिद्दत के साथ इसराइल में हो रही है तो हू का आलम है। लोग नीचे बेसमेंट्स के अंदर घुसे हुए हैं, लोग जो है वो सुरंगों के अंदर घुसे हुए हैं। तो बड़ी अजीब सूरत हाल है। दोनों जगह पे सिचुएशन बिल्कुल अलग है। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 ममालिक के जो सरबराहान है उनसे गुफ्तगू की है और ये एक कॉन्फ्रेंस हुई है उनकी ऑनलाइन। उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जल्द ईरान हथियार डाल देगा। लेकिन अरब ममालिक ये जानते हैं कि ट्रंप के अंदाजे गलत हैं, क्योंकि देखें ईरानी हथियार डाल देंगे ये उनके खून में ही नहीं है। हथियार वो नहीं डालेंगे, आपको उन्हें शिकस्त देनी पड़ेगी। आप वहाँ घुस जाएं, चले जाएं, किसी तरह वहाँ पे उतर जाएं, कोई जवाब आप बना लें तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज जिस तरह की लड़ाई आप लड़ रहे हैं इसमें आप ऐसे शिकस्त दे नहीं सकते। आप नए हुर्मुज़ को तो खुलवा नहीं पा रहे, वो मुंह चढ़ा रही है अमेरिका का और इसराइल का कि इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद पानी का एक रास्ता है उसको नहीं खोला जा सक रहा। बल्कि ईरानी अब मजाक उड़ाते हैं। ईरानी फौज के अंदर यह भी कहा गया कि जनाब जो जहाज यहां से गुजरना चाहते हैं वो अपने साथ एक एक अमरीकी शिप को लेकर आए, जंगी जहाज अमेरिका का साथ लेकर आए ताकि आपको हम गुजरने दें यहां से। और अमेरिकन ये कहते हैं कि हम यहां पे प्रोटेक्शन देंगे और इसको खुलवाएंगे, तो ईरान तो इसको खोलने नहीं दे रहा। ये हालत बड़ी तशवीशनाक है। तो डोनाल्ड ट्रंप से जब ये बार बार पूछा गया कि जनाब ये लड़ाई खत्म कब होगी, इसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है। ना वो G7 ममालिक को बता पाए कि जंगबंदी कब होगी, हालात नॉर्मल कब होंगे, ना वो अपने मुल्क में बता पा रहे हैं। बस ये कहते हैं कि जल्दी हो जाएगा। एक और चीज डोनाल्ड ट्रंप के गले पड़ गई है, जो बच्चियों के स्कूल पे अटैक हुआ। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसको पूरी दुनिया उठा रही है। ये एक ऐसा वाकया है जिसपे सारी दुनिया में गुस्सा है कि अमेरिकन ने एक ऐसे स्कूल के ऊपर मिसाइल मार दिया जहां पे बच्चियां पढ़ रही थी। और इसके बारे में जो इतलात है मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा कि एक्चुअली ये मारा कैसे। वहां पे लोग इकट्ठे हो रहे थे और ये बाकायदा सैटेलाइट से देखा जा रहा था, फिर उनको मारा गया सबको। और ये मासूम बच्चे थे सारे जो भाग दौड़ कर रहे थे कि पता नहीं ये क्या हो गया यहाँ पे। और पहले आसपास बम धमाके भी हुए थे। तो ये जानबूझ के कत्ल किया गया है, कुछ ऐसे सोर्सेज भी बता रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो झूठ बोला इसके ऊपर वो उसके गले पड़ गया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से जगह जगह ये पूछा गया कि बताएं ये आपने क्यों किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमने नहीं किया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये ईरान ने किया, तो ये झूठ है। अब ये झूठ साबित हो गया, क्योंकि जितनी भी, और ये भी कहा कि टॉम हाक मिसाइल ईरान के पास भी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोल दिए 168 बच्चियों के कत्ल के बाद। अब ये मामला अमेरिका के अवानों के अंदर उठाया जा रहा है, अमेरिका के मीडिया के अंदर उठाया जा रहा है, और हर जगह पे ये बात की जा रही है कि अमेरिकी सदर झूठ बोलता है। और अमेरिकी सदर ने हमारे साथ झूठ बोला, क्योंकि अमेरिकी फौजी तहकीकात के अंदर ये बात साबित हो गई है कि ये जो हमला किया गया
ये हमला अमेरिकी फौज की जानिब से किया गया, ये ईरान ने हमला नहीं किया। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर जो है वो मार्केट में आ गई है और उसके ऊपर बहुत शद्दमत के साथ बात हो रही है कि ये जो नेतन्याहू आया ये असली था या नकली था। यानी नेतन्याहू मीडिया के सामने तो नहीं आया, एक ऑनलाइन किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नेतन्याहू ने। अब ये शख्स असली था या नकली था, इसके बारे में बहस शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज दिखा के, उसके हाथों की हरकत दिखा के, तस्वीर निकाल के कि ये असली नेतन्याहू नहीं है। असली नेतन्याहू है या नहीं है, ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बना हुआ नेतन्याहू है या ये सवाल जवाब जो है ये फिक्स करके बनाए गए हैं, ये चक्कर क्या है? अब ये सवालात उठाए जा रहे हैं, ये बातें की जा रही हैं, लेकिन कोई किसी के पास सबूत नहीं है। बहरहाल मार्केट है, जंग में आपको पता है प्रोपेगेंडा बहुत तेजी से फैलता है। जंग के अंदर पहला कत्ल जो है वो सच का हो जाता है और झूठ प्रिवेल करता है। नाज़रीन, बहुत सारी और खबरें हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।